Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to start with accounting standards and IFRS. तो अब यहाँ पे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करेंगे और IFRS को भी डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पे सिग्निफिकेंट रोल है IFRS का अकाउंटिंग के अंदर। तो अब इससे पहले वाले वीडियोस में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो बेसिक्स हैं, जो कंसेप्ट है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस को भी हमने डिस्कस किया। तो अब ये बेसिक्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का या अकाउंटिंग का ही, जिनको हमें याद रखना इम्पॉर्टेंट है। जब तक भी आप यहाँ पे अकाउंटिंग को स्टडी करेंगे तब तक आपको यहाँ पे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस हैं वो याद होने चाहिए, ताकि आप इसको फ्यूचर में भी रिलेट कर पाएँ। जब भी आप कोई डिफरेंट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हो, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो या मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, तो आपको पता हो कि आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं कुछ ट्रांजैक्शन का, वो क्यों कर रहे हैं, कि क्यों यहाँ पे उस ट्रांजैक्शन को हमें उसी एक पर्टिकुलर वे से ट्रीट करना होता है या रिकॉर्ड करना होता है। सो दीज प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन शुड बी ऑन योर टिप्स। तो इसीलिए आप इन वीडियोस को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, और यहाँ पे आप जब तक इन प्रिंसिपल्स और कन्वेंशन को ठीक से समझ नहीं जाते, प्लीज़ डोंट मूव अहेड। सो इसीलिए आपको यहाँ पे कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप यहाँ पे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स हैं उसमें आप पीछे नहीं रहने चाहिए। उसमें आपको यहाँ पे जब भी इवन आप अदर देन अकेडमिक करियर भी अगर परस्यू करते हैं तो भी आपको ये जो बेसिक टर्म्स हैं इनकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। तो ये उतना ही बेसिक है जितना हमने 11th स्टैंडर्ड में, जब हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था कॉमर्स के साथ, तब हमने स्टडी किया था। तो इसीलिए ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, कन्वेंशंस हैं अकाउंटिंग के, वो आपको ठीक से याद होने ही चाहिए। सो मूविंग अहेड, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, उनका भी उतना ही रेलिवेंस है जितना प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस का है या एजम्पशंस का है। So before we start with accounting standards, let me tell you that if you are preparing for UGC NET Commerce, PGT Commerce or for Delhi University examinations, then these videos are useful for you. And if you want to know more about our courses, then you can contact to the given number or you can download the Vishnu Economic School app. So let's get started with accounting standards now. तो आपको याद होगा हमने प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस में डिस्कस किया था कि ये बेसिक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जो डिफरेंसेस हैं, जैसे प्रिंसिपल्स में हमने देखा था कि वो मैंडेटरी बाय लॉ हैं, बाइंडिंग बाय लॉ हैं, लेकिन जो कन्वेंशंस हैं वो डिफर कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि उसको कोई एक पर्टिकुलर जो कन्वेंशन है वो फॉलो करना ही होगा, जिसमें हमने गोइंग कंसर्न देखा था, अक्रूवल कन्वेंशन देखा था और कंसिस्टेंसी एजम्पशन देखा था। तो इसीलिए यहाँ पे ये डिफर भी कर सकते हैं फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो अब यहाँ पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो भी यहाँ पे एक कोडिफाइड फॉर्म ही है प्रिंसिपल्स की। So I've told you before that I'm referring to various books for this subject, financial accounting. So I'm referring to J.R. Monga sir's book on financial accounting and T.S. Grewal sir's book on double entry bookkeeping. So you can refer it too. And you can get more clear about these topics, and if you get confused in some topics or terms, then you can post your doubts and I will try to clear them, or you can refer to the books if you have minute doubts. So moving ahead, यहाँ पे कोडिफाइड फॉर्म में ही हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देखते हैं कि यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो एक्चुअली यहाँ पे कोडिफाइड फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल्स ही हैं, जो हमने डिस्कस किए वेरियस प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग के अंदर। तो अब यहाँ पे क्यों एक कोडिफाइड फॉर्म में हमको ये दिए गए हैं, ये प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, तो अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि अब न्यूमरस ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं और यहाँ पे सारी ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हो सकता है डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही हूँ। तो हम उन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कंपेयर करेंगे, इसको हमने एक एग्जाम्पल से भी देखा था कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि एक क्लास है, एक स्टैंडर्ड है, लेट्स से 5th स्टैंडर्ड है, तो अब यहाँ पे अगर 3 स्टूडेंट्स हैं या 30 स्टूडेंट्स हैं लेट्स से, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजिशन पे जो स्टूडेंट्स आए हैं, रैंक आई है उनकी, तो उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। और यहाँ पे जो टॉप 3 परफॉर्मर्स हैं उसका अगर स्कोर ऐसे होता कि यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है इसके एक सब्जेक्ट के ही मार्क्स हमें पता है कि इसके 96 आउट ऑफ 100 आए हैं,
इस स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें पता है कि इसके 96 एवरेज है, ये पता है हमें यहाँ पर स्टूडेंट के लिए। ये जो थर्ड स्टूडेंट है इसका हमें पता है कि इसके जो मार्क्स है वो 98 परसेंटाइल है। तो अब क्या हम इन तीनों स्टूडेंट्स में से ये बता सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कौन आया होगा? तो अब यहाँ पे कोई एक कॉमन पैरामीटर जो है वो हमें चाहिए होता है ताकि हम यहाँ पे जज कर पाए कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट आया है, सेकंड आया है और थर्ड आया है। तो वो कॉमन पैरामीटर जो है वो यूजुअली यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स में होता है। अगर हमें स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको परसेंटेज टर्म्स में अगर डिस्क्राइब कर सकते हैं तो हमें उसको पहले परसेंटेज में चेंज करना होगा ताकि वो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कंपेरेबल हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम एज स्टूडेंट्स ले सकते हैं कि यहाँ पे वेरियस स्टूडेंट्स हो सकते हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ 30 का एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पे अगर हमें उनकी परफॉर्मेंस को देखना है, एक दूसरे से अगर उन्हें कंपेयर करना है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने बेटर परफॉर्म किया है, तो उसके लिए हमें कॉमन पैरामीटर चाहिए होता है जिसको हम यूनिफॉर्मिटी बोल देते हैं और कंपेरेबिलिटी बोल देते हैं। अब उनको कंपेरेबल बनाने के लिए हमें यहाँ पर उनको एक कॉमन पैरामीटर, कॉमन स्केल पर जज करना होता है ताकि हम यहाँ पे ये देख पाए कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने बेटर परफॉर्म किया है। और यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी ऐसे कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सेम ही जो कोडिफाइड रिटन स्टेटमेंट्स हैं उनको फॉलो कर रही हों ताकि हम उनको यहाँ पे जज कर पाए, इंट्रा फर्म और इंटर फर्म कंपैरिजन कर पाए। इंट्रा फर्म का मतलब यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर फर्म है उसकी ही प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब एक फर्म का अपने से ही कंपैरिजन होगा, खुद से ही उसकी परफॉर्मेंस का कंपैरिजन होगा कि यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स के एग्जांपल से हम इसको समझें तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है उसने फोर्थ क्लास में कैसा परफॉर्म किया था, इसको हम कंपेयर कर पाएंगे उसकी फिफ्थ क्लास की परफॉर्मेंस से और हम ये समझ पाएंगे कि इसने कितना ग्रो कर लिया 1 ईयर के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे जब इस स्टूडेंट का अपने से ही कंपैरिजन होगा तो उसको इंट्रा कंपैरिजन बोलेंगे हम, और जब ये फर्म्स के केस में होगा तो उसे हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन बोलते हैं कि जो वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसका अपने से ही कंपैरिजन कर रहे हैं हम। तो वो हम कब कर पाएंगे, उसको प्रीवियस ईयर की जो परफॉर्मेंस है उससे कंपेयर कब कर पाएंगे, जब उसकी जो प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस होगी वो भी उन्हीं पैरामीटर्स से जज हुई होगी जो पहले फॉलो कर रही थी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वही पॉलिसीज जो हमने डिस्कस किया कि अगर डेप्रिसिएशन अगर चार्ज हो रहा था तो वो SLM मेथड से हो रहा था प्रीवियस ईयर में, और अब अगर इस ईयर में WDV से चार्ज किया है डेप्रिसिएशन तो उसको भी हमें कंपेरेबल बनाने के लिए यहाँ पे जो इफेक्ट्स है चेंज ऑफ मेथड की वजह से उसको भी शो करना होगा ताकि हम उसे यूनिफॉर्म प्रोसेस बना पाए और थ्रू आउट द ईयर फिर सेम ही पॉलिसी जो है उसको अडॉप्ट करना होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे इंट्रा फर्म और इंटर फर्म मतलब किसी दूसरे फर्म से भी कंपेयर कर सकते हैं, तो उसको हम इंटर फर्म कंपैरिजन बोलते हैं। जब हम दो फॉर्म्स को या दो से ज़्यादा फॉर्म्स को कंपेयर कर रहे होते हैं तो उसको हम यहाँ पे इंटर फॉर्म कंपैरिजन बोलेंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पे जब दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यहाँ पे सेम ही पॉलिसीज़ को, पैरामीटर्स को या फिर प्रोसीजर को फॉलो करके यहाँ पे अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रही है, तो इससे भी यहाँ पे जो दो फर्म्स हैं, जो डिफरेंट फर्म्स हैं, उनको भी हम कंपेयर कर सकते हैं सेम स्केल के ऊपर। तो यही यहाँ पे पर्पस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस करने का कि यहाँ पे जो कोडिफाइड फॉर्म है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की उसको हम यहाँ पे प्रोवाइड करें ऑर्गेनाइजेशन को ताकि वो यहाँ पे एक ही प्रोसीजर को फॉलो करके अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करें। तो आप यहाँ पे कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पर ये सिमिलर येट डिफरेंट टर्म्स हैं, आप इनको इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते। yes, these three terms are interrelated but still you can't use them interchangeably. So be very clear about these terms and the differences in these three terms. तो अब यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है उसमें यहाँ पे आपने देखा होगा कि AS1 में यहाँ पे हमें पॉलिसी डिस्क्लोज करना होता है, और यहाँ पे 2 जो है AS2 जो है वो यहाँ पे इन्वेंट्रीज के लिए होता है। इसको आपने इस फॉर्म में देखा होगा AS1 या फिर 1, AS2 which is for
disclosure of policy. AS2 is for inventories. और ऐसे ही यहाँ पे 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो आई एम नॉट राइटिंग ऑल ऑफ देम हियर, सो यू हैव टू जस्ट क्रैम देम कि यहाँ पे जो AS1 है वो यहाँ पे डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसी के लिए यूज़ होता है, AS2 जो है वो इन्वेंट्रीज के लिए यूज़ होगा। तो उसे आप यहाँ पे बुक्स में भी देख सकते हैं, बुक्स में देखकर भी आपको ये पता चल सकता है। हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली यहाँ पे जो AS1 है जो कि डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसीज के लिए यूज होता है, तो अब डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसीज में एक्चुअली क्या करना होता है फॉर्म्स को, उसको हम डिस्कस करेंगे। दैट विल मेक अ डिफरेंस टू यू। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सारे AS को अगर मेंशन कर दूँ, 32 AS को अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि AS1 इज फॉर डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसी, 2 इज फॉर इन्वेंट्रीज, तो दिस विल मेक नो डिफरेंस टू यू, नो वैल्यू एडिशन टू यू। तो वो आप यहाँ पे बुक्स में भी देख सकते हैं। हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो इन्वेंट्रीज है उसमें क्या करना होता है ऑर्गेनाइजेशन को, अगर वो AS2 के अंदर इन्वेंट्रीज से रिलेटेड जो पॉलिसीज होंगी उसको डिस्क्राइब करना होगा, तो इन डिटेल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दिस विल मेक सम वैल्यू एडिशन टू यू अकॉर्डिंग टू मी। सो बिफोर वी स्टार्ट विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हम यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम और कैसे समझ सकते हैं। कि यहाँ पे ये गाइडलाइंस होती है, जो हमने कन्वेंशंस में भी देखा था और प्रिंसिपल्स में भी देखा था। तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो भी गाइडलाइंस हैं यहाँ पर, किसके लिए, जो भी डिफरेंट आइटम्स हैं या फिर ट्रांजैक्शंस हैं, डिफरेंट नेचर की जो ट्रांजैक्शंस है उनको हमें कैसे ट्रीट करना है, उनको कैसे रिकॉर्ड करना है, इसके लिए जो गाइडलाइंस हैं कि कैसे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को ट्रीट करना पड़ेगा वेरियस ट्रांजैक्शंस को, वेरियस आइटम्स को, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे उसको ट्रीट करे, कैसे यहाँ पर उसकी रिकॉर्डिंग करे, इसके लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड्स मेक करते हैं यहाँ पर ASB, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, विच इज फॉर्म्ड बाय ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो यही यहाँ पे एक जो बेसिक गाइडलाइन है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के एक डायरेक्शन मिलती है। वो यहाँ पे जो डिफरेंट आइटम्स हैं उनको कैसे रिकॉर्ड करे, उनको कैसे मेंशन करे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, उसके लिए यहाँ पे डायरेक्शन मिलती है, गाइडलाइन मिलती है। तो उसी को हम यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, जो ASB प्रिपेयर करते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया AS1 विच इज फॉर डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसी, तो अब इसके जो फीचर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को ये डिस्क्लोज करना होगा डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसीज में, अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर, कि यहाँ पे वो कौन सी एजम्पशंस को अडॉप्ट कर रहे हैं, कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। जो वेरियस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने देखे उसमें से कौन से प्रिंसिपल्स यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉलो कर रही है, वैसे यहाँ पे कौन सी एजम्पशंस को फॉलो कर रही है, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल या फिर कंसिस्टेंसी। तो इसको यहाँ पे डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसी के अंदर यहाँ पे जो सारी ही मटेरियल पॉलिसीज हैं रिलेटेड टू एजम्पशंस, प्रिंसिपल, और यहाँ पे हो सकता है मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन यूज़ किए हैं जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, या फिर मेथड्स ऑफ गुडविल को भी देख सकते हैं हम, जिसको मेंशन करना होगा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को। वैसे ही यहाँ पे इन्वेंट्री के जो वैल्यूएशन के मेथड्स हैं जिसमें लीफो फीफो आते हैं, लीफो फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। तो इसमें से कौन सा मेथड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ने यूज़ किया है उसको भी यहाँ पे मेंशन करना होगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। तो ये जो सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है इसको यहाँ पे डिस्क्लोज करना होता है ऑर्गेनाइजेशंस को अकॉर्डिंग टू AS1। तो ये यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को AS1 में डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसीज़ में मेंशन करना होता है कि उन्होंने कौन सी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, और उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कौन से पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करके मेक किए हुए हैं, इसको मेंशन करना इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। सो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम IFRS को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।